कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो क्या वार्तालाप आपकी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने छठे वेतन आयोग की जो एनोमली है, जो त्रुटियां हैं, जो पंजाब से जिस तरह से हिमाचल का छठा वेतन आयोग जो है बहुत पीछे चल रहा है, उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, या यूं कहो कि पंजाब का वेतन आयोग ना मान के हिमाचल ने अपना ही कुछ अलग से कर्मचारी विरोधी वेतन आयोग दिया, उसको जिस तरह से हमने हर वर्ग के कर्मचारी, वो चाहे वो आपके फॉरेस्ट विभाग के हैं, वो चाहे वो आपके क्लरिकल डिपार्टमेंट के हैं, वो चाहे वो आपके पुलिस विभाग के हैं, वो चाहे किसी और विभाग के, वो चाहे शिक्षा विभाग के, हमने सबकी सैलरी को एक 2012 का जो रिवीजन हुआ है, क्योंकि उसके बाद जो एनोमली आई, 13 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं, उन सब की कैलकुलेशन पंजाब के आधार पे की, तो हमने दिखाया कि कितने ज़्यादा डिफरेंस में कर्मचारी 16 को पीछे हो रहा है पंजाब से। तो उसको आप सभी ने बड़ा बखूबी उसको दिखाया, सभी चैनल ने चलाया, और उसका जो प्रमाण कल मैंने देखा, क्योंकि वो हर जगह वो चीज़ गई, हर आदमी ने देखी, मुख्यमंत्री ने देखी, चीफ सेक्रेटरी ने देखी, सेक्रेटरी फाइनेंस ने देखी, तो उसके लेके तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस आभार व्यक्त करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। पहली बात तो कि ये आधी लड़ाई जो है कर्मचारियों की, आपके माध्यम से लड़ी जा चुकी है और जीती जा चुकी है। और जिस तरह से कल जो अधिकारियों का और मुख्यमंत्री का जो रवैया था, वो बड़ा ही पॉजिटिव और सौहार्दपूर्ण था, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले हम जो है अक्षय सूद जी से मिले, जो हमारे फाइनेंस के सेक्रेटरी है, तो उनसे हमने बड़ा लंबा चौड़ा वही डिमांड चार्टर, वही एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे भी आपके माध्यम से 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाए थे, वो उसको हमने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। उसी कैलकुलेशन के आधार पे जो हमारी मांगे थी, वो हमने कल डिटेल जो है एक रिप्रेजेंटेशन दिया। तो उससे पहले जो हमारे सचिव वित्त है अक्षय सूद जी, उन्होंने कहा कि हमने होमवर्क किया है, हमने दोबारा से इसके ऊपर बात की है, हमें पता चला है, पर लेकिन उन्होंने ये भी माना कि 10/12 का रिवीजन हुआ है, उसकी वजह से ये सारी अनोमली आई है। तो हमने कहा कि बिल्कुल वहां से शुरू हुई है, वहां तक ठीक था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एक डेट के जो लगे पंजाब और हिमाचल के कर्मचारी है एक भी विभाग के अंदर, तो वो 16 को बराबर होनी चाहिए वेतनमान में। अब भत्तों की बात छोड़ दीजिए, भत्ते तो बहुत ज्यादा फर्क है, उसको हम नहीं ले रहे हैं अभी, हम सिर्फ खाली वेतनमान की बात करें, जिसके लिए हिमाचल जो है पंजाब के वेतनमान के लिए बाध्य भी है। तो उस बात को उन्होंने माना कि एनोमली हुई है। पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप तब कहाँ थे जब ये इस तरह से हुआ था, आज की एनोमली नहीं है, 12 की एनोमली है, जिसमें 2 साल की जो राइटर लगा है या इनिशियल स्टार्ट नहीं दिया गया, कहते उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो हमने ये माना यही बात है, और यही मैंने उनको कहा कि हम ये 2013 में प्रधान बना हूँ, संगठन का स्टेट प्रधान बना हूँ, मैं तब से लेकर लड़ाई को लड़ भी रहा हूँ। हमने कोर्ट केस भी किए हैं, हमने 4/9/14 को लेकर भी किए हैं, हमने ग्रेड पे को लेकर भी किया है, इनिशियल स्टार्ट को लेकर भी किए हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, आप छोड़ दीजिए, हमने सुन लिया है, और मैं इसको पूरा पढ़ने के बाद इसको हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जब रात को हम 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो बड़ा ही उनका एक अच्छा सौहार्दपूर्ण तरीके में बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बात को देख लिया है, सुन लिया है। तो इससे आइडिया लग गया कि उन्होंने उस सारी बात को भांप लिया कि कर्मचारियों का रोष है, और किस तरह से कर्मचारियों के अंदर या शिक्षकों के अंदर जिस तरह से जो उनका नुकसान हो रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवादी भी हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ कि उन्होंने फटाफट उसके ऊपर लंबी चौड़ा मार्क किया, रिमार्क दे के उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उन्होंने उनको कहा कौर जी को कि भाई आप इसको आज ही प्रबोध सक्सेना जी के घर जो है स्पेशल डाक से, स्पेशल मैसेंजर से इस डाक को घर भेजो, और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। आप समझ सकते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या आपके द्वारा जिस तरह से अच्छी सी कवरेज दी गई तथ्यों के आधारित, उसका कितना बड़ा फर्क पड़ा है। और हमने उसमें 2-3 बातें मुख्यमंत्री जी से कही है, जो मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। अब उन्होंने कार्रवाई को भेज दिया है, क्या कार्रवाई होती है उसके बाद वो तो अभी उसके लिए समय लगेगा, पर जो हमने अपना पक्ष रखा उसमें मैंने ये बात कही थी कि हमारा एक मानना है मुख्यमंत्री महोदय कि 1/16 को पंजाब और हिमाचल के कर्मचारी जो है, वो चाहे 2013 में लगा है, चाहे 10 में लगे हैं, अगर एक डेट को लगे हैं, चाहे वो 15 में लगे हैं, 1/16 को उनका जो मूल वेतनमान है वो बराबर होना चाहिए।
उसमें जिस तरह के 8,000 का फर्क, इसमें 9,000 का फर्क आ रहा है, मैंने जिस तरह से कैलकुलेशन टेबल से उनको बताया वो नहीं आना चाहिए। उसका विरोध हिमाचल में बहुत ज्यादा हो जाएगा, हिमाचल के कर्मचारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको हम देखते हैं किस तरह से क्या होता है, इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। हम ये की मांग करें, और दूसरा हमने मांग की कि जो 15% का हाइक, 15% का जो हाइक तीसरा विकल्प पंजाब ने दिया है वो विकल्प हिमाचल में नहीं है, तो वेतनमान तो हिमाचल का अपना अलग हुआ, तो पंजाब का फॉलो तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि वो भी हमें देना पड़ेगा। और तीसरा हमने मांग की है कि जो 4-9-14 का जो टाइम स्केल है जिसको खत्म करने का प्रयास किया गया है, और आपने 3 जनवरी 2022 को अधिसूचना की जिसको हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिनका ड्यू बनता है तो उनको मिलेगा। और इस बात को जो है, जो सेक्रेटरी जो हमारे वित्त है, फाइनेंस, उन्होंने भी माना कि बिल्कुल मिलना चाहिए। और ठीक है, आपकी बात को हम देखते ही बातें और जगह से भी उठ के आ रही है, मैं सुन रहा हूँ इस बात को। मैंने उनको यही कहा कि 1-10-12 के कारण, रिवीजन ऑफ ग्रेड पे के कारण, जिसका एक बेनिफिट 4-14 का रुक गया था, क्योंकि अब वो कर्मचारी नहीं ले रहा उसको, अब हम 2.59 का अगर राइटर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंड हो गया। तो उसको जो है, जो 31/12/2021 तक की कैलकुलेशन है उसमें उसको लिया जाए, चाहे वो किसी की वो 17 में ड्यू है, किसी की 16 में, किसी की 14 में, किसी की 18 में, किसी की 2020 में। तो वो एक आती है, 2 आती है गिनती में, 4-9-14 के टाइम्स के लिए उसमें लिया जाना अति आवश्यक है। तो वो बात उन्होंने मानी है और आएगी, और उसको लेने के लिए उन्होंने तीसरी बात मैंने जो बहुत बड़ी बात कही है, हालांकि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने कहा, हमने रिकवरी की बात उनसे कही कि 1 लाख की रिकवरियां ये हमने कैलकुलेशन बनाई है, वो चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, वो चाहे आपके क्लेरिकल वाले हैं, या चाहे आपकी क्लास 4th है, कोई भी लोग हैं, तो जो 5,910 के पे बैंड में हैं उनको तो सबको बहुत ज्यादा रिकवरी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि हम ले कहाँ रहे, तो मैंने उनको ये बात कही है कि आप अगर ले नहीं रहे तो आप एरियर दे भी नहीं रहे। एरियर देने की आपने वो भी नोटिफिकेशन नहीं की और लेने की भी नहीं की है कि हम वो तो बाद में एडजस्ट होगी। तो मैंने कहा इसका मतलब बाद में एडजस्ट होगी तो रिकवरी तो है, वो तो स्टैंड कर रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात कही है कल कि भाई आप कृपया करके किसी भी कर्मचारी की रिकवरी भविष्य में ना हो, ये आप सुनिश्चित करें। इसके लिए आप एक अधिसूचना निकालें कि जो पे 2022 को कर्मचारियों की बनेगी वो प्रोटेक्ट की जाएगी, उसमें किसी तरह की रिकवरी बाद में फ्यूचर में नहीं की जाएगी। ये बड़ी मांग हमने की है। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो बात सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। एक तो ये बात हमने कही। दूसरा, ये तो नए लोगों की बात कर रहा हूं मैं, नए लोगों के लिए तो हमने ये बात की। जो पुराने लोग हैं, क्योंकि उसमें जूनियर और सीनियर का फर्क पड़ रहा है, उसमें उसके स्टेटस का भी फर्क पड़ रहा है। जूनियर आदमी जो है पे में सीनियर से आगे चला जाता है। तो उसमें उन्होंने एक इस अगर नोटिफिकेशन की बात करूं मैं, जो 3 जनवरी 2022 को फाइनेंस की निकली है, उसमें उन्होंने जो है रूल 9 निकाला है कि रूल 9 के तहत ये कहा गया है कि हम जो है सीनियर जूनियर को एट पार करने का प्रयास करेंगे, उसको एट पार किया जाएगा, उसका हम स्वागत करते हैं। पर लेकिन उसमें रूल 9 के क्लॉज 2 के सब रूल 2, मैं आपको कोट कर रहा हूं, जो हमारा रूल 9 है इस नोटिफिकेशन का, उस रूल 9 के क्लॉज 2 का सब रूल 2, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि अगर 4-9-14 टाइम स्केल की वजह से जो है ये एनोमली आ रही है तो इसको ठीक नहीं किया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 99% एनोमली जो है वो टाइम स्केल की वजह से ही हो रही है। वो एक तरीका है, किसी को मिला, किसी की प्रमोशन होगी तो वो उससे वंचित रह गया। तो उसको मैं कहता हूं कि अगर जो रूल 9 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2, सब रूल 2, अगर ये जब तक ये डिलीट नहीं होगा तो इसको एट पार करने का जो बात सरकार कर रही है वो एक जो जिसको बोलते हैं खिलाव मात्र होगा। किसी भी कर्मचारी को जो है एट पार नहीं किया जाएगा। उसमें सीनियर और जूनियर की जो एक प्रॉब्लम आएगी, स्टेटस की प्रॉब्लम आएगी, वो बनी रहेगी। तो इसलिए हमने एक ये भी निवेदन किया था कि भाई इस क्लॉज को भी डिलीट कर दिया जाए। ये जो सीनियर लोग लगे हैं ना, जो पुराने लोग लगे, उनको तभी इससे बेनिफिट हो जाएगा। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग 1/1/2016 के बाद अपॉइंट हुए, वो तो किसी विभाग के कर्मचारी, किसी विभाग की बात कर रहा हूं मैं, 1/1/16 के बाद अपॉइंट हुए कर्मचारियों से ऑप्शन लेने का क्या औचित्य है? जब कर्मचारी 1/1/16 का जो लगा हुआ है, 17 में अपॉइंट हुआ, 18 में हुआ, 19 में, 20 में, 2000 में हुआ है या 2021 में हुआ, वो तो अपने आप इनिशियल में जा रहा है। और उसके ऊपर जो कैलकुलेशन हो रही है वो 2.59 के हिसाब से जो है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से जो कर्मचारी जो है वो इनिशियल पे जा रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन मांगते हैं और कर्मचारी आपको ऑप्शन दे देता है कि आपने हमने 2.59, क्योंकि वो उस जगह 2.59 के मल्टीप्लायर के हिसाब से पहुंच रहा है। जैसे लेक्चर की बात करूं, लेक्चर 43,000 में कब पहुंचता है? जब उसको 16,290 के ऊपर 2.59 का राइटर लगता है। तो अगर उसने मान लो 2.59 की ऑप्शन दे दी और हम मांग कर रहे हैं पंजाब के अटपार, और पंजाब ने क्या किया है मैं आपको बताऊं, पंजाब ने 20,020 जो आपका बड़ा हुआ ग्रेड पे है, जो मनसौ के ग्रेड पे में जो आपका इनिशियल है दैट इज 20,200, उसके ऊपर मल्टीप्लाई लगाया उन्होंने 2.25, वहां 2.5 नहीं लगा,
उन्होंने लगाया 2.25, तो बना वो 47,000। इसका मतलब है अगर हम पंजाब की मांग कर रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, 2.25। किसके ऊपर? रिवीजन के ऊपर, जो इनिशियल स्टार्ट है। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल के जो कर्मचारी 1-1-16 के बाद लगे हैं या चाहे शिक्षक लगे हैं, उसमें खाली जेबीटी को छोड़ दिया जाए, क्लर्क को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सबको जो है 2.25 की वजह से ही वो जो है पंजाब के बराबर पहुंचेंगे। और अभी जो दिया जा रहा है हिमाचल में उसमें 2.59 लगेगा। तो अब मैं तो ये कहना चाहता हूं हिमाचल के जो 1-1-16 के बाद के लोग हैं वो फिलहाल ऑप्शन ना दे, क्योंकि बिना दिए भी वो वहीं पहुंच रहे हैं। अगर देंगे तो भी वो वहीं पहुंचेंगे, पर लेकिन नुकसान ये होगा जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो उनको जो पंजाब गेट पार पहुंचना है उसके लिए उनको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसमें बात की जाएगी आपने ऑप्शन दे दिए जी, अब आपने 2.59 दे दिए तो हम 2.25 नहीं लेंगे, तो दिक्कत कल को हो सकती है। ये बात जो है 1-1-16 के बाद के लगे कर्मचारी सोच ले। बाकी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने प्रयास किया था, एक ग्रुप बना हुआ था हमारा व्हाट्सएप के अंदर जिसमें और संगठनों के लोग भी थे, लेक्चर एसोसिएशन के थे, बाकी एसोसिएशन, टीचिंग एसोसिएशन के थे। उन लीडर से भी मैंने प्रयास किया था कि हम एक ज्वाइंट फ्रंट बना के एक ज्वाइंट मेमोरेंडम सरकार को दे, पर लेकिन मेरे को बड़ा दुख हो रहा है किसी भी संगठन के मुखिया की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। किसी ने मुझे अश्योर नहीं किया कि ठीक है हम चलते हैं, हम इस दिन शिमला आके मैं आपको रोकना चाहूंगा वीरेंद्र जी कि आपका क्या मानना है, जो आपका पैरेलल गुट है, बात की जाए, उन्होंने स्वागत भी किया है इसका, तो क्या कहना है कि एक मंच पे इकट्ठा होकर ये मुख्यमंत्री के सामने ये डिमांड नहीं उठाई जा सकती? देखिए बहुत अच्छी बात, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा था, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, इसी बात का मैं प्रश्न आपका जवाब देना चाह रहा हूं कि मैंने कहा कि ये ग्रुप भी बना था, कुछ लोगों ने बनाया है, टीचरों ने बनाया है, जिसमें सारे लेक्चर, जिसमें सारे प्रधानों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। तो उसमें सबसे ज्यादा मैंने उसमें डिबेट की। मैंने कहा कि भाई सभी लोग जितने भी एसोसिएशन के प्रधान हैं वो सब आ जाए, हम सरकार को एक जो है ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से जाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव भी बनेगा और सरकार इस बात को मानेगी भी। पर लेकिन किसी भी संगठन के मुखिया ने ये पहल नहीं की, ना मुझे कहा कि हम आने को तैयार है, हम आएंगे। जब मैंने बार बार उनसे पूछा कि आप इस बात के लिए तैयार है कि नहीं है, तो किसी की तरफ जब कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने कहा कि भैया इस ग्रुप में रहने का कोई औचित्य नहीं, और मैंने ग्रुप भी एग्जिट कर दिया। लेकिन फिर मुझे जो है अपने आप जो है अपने संगठन के माध्यम से इस बात को रखने के लिए, कल आप देख रहे थे हम रात को 7:30 बजे तक सचिवालय में थे, हमने इस बात को रखा। अब एक और बात जानना चाहूंगा, आपको मुख्यमंत्री से किस तरह का आश्वासन मिला, क्या आपको लगता है? देखिए उनका आश्वासन जो हमें मिला है, मैंने आपको बता दिया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने को तो कहा, उन्होंने भी कहा कि मैंने देख लिया है, अनोमली हुई है, इसको हम स्टडी करते हैं क्या हुई है। पर कुछ लोग फिर भ्रांतियां उठा रहे हैं कि भाई हमारे को जो है सरकार ने बड़ा जिम्मा लगा दिया कि हमारे को फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया और हमारे को जो है पूरा कैलकुलेशन करने का जिम्मा लगा दिया कि हम कैलकुलेशन करेंगे, टीचरों को काम दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूं उन भाई लोगों को जो रोज धन्यवाद कर रहे हैं, अगर आपको जिम्मा दे दिया है तो मैंने सारी कैलकुलेशन जो है सरकार को दे दी है, सारी कैलकुलेशन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दी है किसको कितना नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो सरकार ने लोग बैठा रखे हैं ना फाइनेंस में, वो हमसे ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो यही काम करते हैं, उनको सारा पता है कि कहाँ नॉर्मली हुई है, कहाँ ठीक करना है। तो ये सारा आई वॉश है। तो टीचरों को गुमराह करने का, कर्मचारियों को गुमराह करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि हम ज्वाइंट फ्रंट बनाते हैं, सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो वे लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैं ये हिमाचल प्रदेश के आम कर्मचारियों से, आम जो कर्मचारियों के जो लीडर्स हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, उनसे भी और हर कर्मचारी से, हर शिक्षक से निवेदन कर रहा हूं कि अगर समय रहते इस जो हमारी मांगे है एट पार पंजाब, और जो 1-1-16 को जो है मूल वेतनमान सभी कर्मचारियों का पंजाब के बराबर ना हो, या 4-9-14 बेनिफिट हमें ना दिया जाए, या रिकवरी हमारी जो है वो खत्म ना की जाए, उसको इवैल्यूएट करने के ऑर्डर जो है सरकार की तरफ से नहीं आते हैं, तो मजबूरन कर्मचारियों को जो एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं उनको सबको आश्वासन आज देता हूं कि हम जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम समय समय पर लोगों को इस बात को आगाह भी कर रहे हैं कि ठीक है, हम सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, पर लेकिन जो हमारे हित है। सिंपल सी बात जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से आप मिले, अगर जिस तरह से आप जो वेतन विसंगतियां गिना रहे हैं, अगर ये वेतन विसंगतियां दूर नहीं होती तो आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं तो उसमें शिक्षकों का रुख क्या रहेगा? सिंपल सी बात जानना चाहूँगा। बहुत सिंपल सी बात आपने कही है, मैं सिंपल सा उसका जवाब आपको देना चाहूंगा। जवाब ये है कि 2022 के चुनाव तो अभी मुझे लगता है कि 10-11 महीने दूर है, लेकिन हमें तुरंत 1 महीने का समय ज़्यादा हमें सरकार को देना चाहिए।
और मैं ये मानने वाला हूं कि 1 महीना, क्योंकि इसके ऊपर सरकार और एक्सरसाइज करे, पहले भी की होगी, पता नहीं कैसी एक्सरसाइज हुई है, या शायद इस बात को पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया। हमने ये लोगों का जो एक सामने सारी पिक्चर लाई है, उसके बाद 1 महीने के बाद अगर नहीं कुछ बात बनती है, पूरे कर्मचारी जो है, हम सारे संगठनों के लोगं के साथ वार्तालाप करके मैं खुद प्रयास करूंगा कि एक ज्वाइंट फ्रंट बनाया जाए, एक बड़ी बैठक की जाए, उसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलने में पीछे नहीं हटेंगे और हम इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं।